हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 003 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्लेटो टू मार्क्सवाद यानी पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के ऊपर हम बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने 30-14 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट दिए एग्जाम में आने की पूरी संभावना के आधार पर, तो उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और ये जो वीडियो है हमारी दिसंबर 2025 और जून 2026 के सेशन के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एमपीएससी 003 की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो एक महान दार्शनिक विचारक था। उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय का विस्तृत वर्णन किया। इसके आदर्श राज्य का आधार न्याय है। उसका उद्देश्य एक ऐसे राज्य की स्थापना करना था जिसमें स्थिर, व्यवस्थित और आत्मसंभव शासन की स्थापना हो। वे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहता था जो एक आदर्श समाज की रचना कर सके। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य वे होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समूह को अपनी प्राकृतिक क्षमता का अपराचित योग्यता के आधार पर अधिक विकास करने का अवसर प्राप्त हो और वे अन्य व्यक्तियों के आधार पर अधिकार में बाधा उत्पन्न ना कर सके। इस तरह से प्लेटो के जो सिद्धांत है वो न्याय पर आधारित है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ केवल कानून पालन नहीं है। यानी प्लेटो जो है वो मनुष्य को न्याय को कानून के साथ नहीं जोड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि कानून का पालन करना आपको न्याय होगा, बल्कि समाज और व्यक्ति दोनों में संतुलन स्थापित करना है। प्लेटो न्याय को सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला मानते हैं। उसके अनुसार न्यायपूर्ण समाज वही है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वाभाविक कार्य को सही ढंग से कर सके। इस प्रकार न्याय समाज का स्थिरता, व्यवस्था और नैतिकता प्रदान करता है। तो इस तरह से प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को दो वर्गों में विभाजित करा। पहला है व्यक्तिगत न्याय। जी, प्लेटो के अनुसार कि अगर हम समाज में दो प्रकार के न्याय स्थापित करते हैं तो इससे समाज में न्याय की स्थापना होती है, जैसे कि व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय क्या होता है कि प्लेटो के अनुसार व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तिगत न्याय है वो व्यक्ति के अंदर तीन गुण होते हैं हमेशा, और मनुष्य अपने तीनों गुणों के आधार पर आचरण करता है और कार्य करता है। जैसे कि मानव आत्मा के तीन भाग माने गए, जैसे विवेक यानी बुद्धि, साहस यानी बल और वासना इच्छा। यानी व्यक्ति के अंदर तीन प्रकार के गुण होते हैं। जब मनुष्य के मस्तिष्क में ये तीनों गुण सही अनुपात में होते हैं तभी व्यक्ति न्याय कर सकता है। अर्थात इन तीनों तत्वों के आपसी तालमेल के अंतर्गत न्याय स्थापित हो सकता है। प्लेटो के अनुसार जब मनुष्य में इन तीनों तत्वों का असंतुलन उत्पन्न होता है तो अन्याय को जन्म मिलता है। अगर हम उदाहरण की अगर बात करें कि व्यक्तिगत न्याय में ये जो तीन बातें मैंने आपको बताई, बुद्धि, साहस यानी बल और इच्छा, इन बुद्धि का, बल का और इच्छा का तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर बुद्धि का, हमारी जितनी बुद्धि है हम बुद्धि का इस्तेमाल बुद्धि के अकॉर्डिंग करेंगे। जितनी बुद्धि आपके अंदर है, अपनी बुद्धि जितनी बुद्धि है उससे ज्यादा अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बुद्धि के साथ अन्याय होता है। वैसे बल है, अगर मनुष्य के अंदर जो बल है यानी साहस, अगर वो साहस के अकॉर्डिंग काम करता है तो ठीक है। अगर साहस से ऊपर काम करता है तो उसके साथ अन्याय होता है। और इच्छा, अगर व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है उसमें उसकी इच्छा होना बहुत जरूरी है। तो व्यक्ति जब बुद्धि, बल और इच्छा तीनों में तालमेल या संतुलन बनाकर काम करता है तो वो व्यक्तिगत न्याय कहलाता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा है सामाजिक न्याय। जिस प्रकार व्यक्तिगत न्याय में तीन प्रकार के गुण होते हैं व्यक्ति में, वैसे ही समाज में भी तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जैसे कि समाज में शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। और ये तीनों वर्ग अगर अपनी ईमानदारी से अपने अपने काम को अंजाम देते हैं। जैसे शासक वर्ग का काम है देश की रक्षा करना, राज करना। अगर राजा अपने शासन को नैतिकता और कर्तव्य पर आधारित बनाता है और शासक वर्ग अपने ईमानदारी से अपने पद का प्रयोग करता है, और सैनिक वर्ग ईमानदारी से देश की रक्षा करती है और अपने सेना का कर्तव्य को पूरा करती है, और उत्पादक वर्ग ईमानदारी से अपने उत्पादन करके वो समाज के लोगों की आवश्यकता को अगर पूरी करे ईमानदारी से, तो इससे सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। सामाजिक न्याय तब स्थापित होता है जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें और एक दूसरे को कार्यों में हस्तक्षेप न करें। शासक शासन करें, सैनिक रक्षा करें और उत्पादक आर्थिक कार्य करें। इसी व्यवस्था से समाज में न्याय कायम
रहेगा। तो इस तरह से ये हमने बात करी प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है, अरस्तु किस आधार पर प्लेटो की आलोचना करता है, विश्लेषण कीजिए। जैसा कि स्टूडेंट, अरस्तु जो था वो प्लेटो का शिष्य था। अरस्तु ने प्लेटो से तो शिक्षा तो ग्रहण करी, परंतु समय के साथ अपने विचारों को उनने प्रकट करा और अरस्तु के विचारों में यानी प्लेटो के विचारों में कमियां भी दिखाई। अगर हम बात करें, दोनों ही जो विचारक थे वो प्राचीन राजनीति के दार्शनिक विचारक थे। प्लेटो और अरस्तु प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतनों के दो महान दार्शनिक थे। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक में आदर्श राज्य और न्याय की कल्पना प्रस्तुत की, जो नैतिकता और आदर्शवाद पर आधारित थी। जबकि प्लेटो ने यानी जो अरस्तु जो था वो प्लेटो का शिष्य था। इन विचारों की आलोचना यथार्थवादी और अनुभवजनवादी दृष्टिकोण से की। यानी अरस्तु ने प्लेटो के जो नैतिकता और आदर्शवाद पे जो विचार थे उनको स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसके आधार पर इसने यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने वास्तविक राज्यों के अध्ययन के आधार पर प्लेटो के सिद्धांतों को अव्यवहारिक बताया। उन्होंने कहा कि जो प्लेटो ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो अव्यवहारिक है, यानी वो उपयोगी नहीं है, और राजनीति को व्यवहारिक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। और उन्होंने राजनीति में वैज्ञानिक पद्धति और व्यवहारिक विज्ञान को इस्तेमाल करके अपने विचार उन्होंने प्रस्तुत किए। अब हम बात करते हैं प्लेटो और अरस्तु के विचारों में जो अंतर है। जैसा कि इसका पहला जो अंतर है वो है, जैसा कि प्लेटो का राज्य आदर्श और कल्पनात्मक है। यानी प्लेटो ने जो राज्य पर अपने विचार दिए वो आदर्श और कल्पना पर आधारित दिए, जबकि अरस्तु जो है इस बात को स्वीकार नहीं करता, बल्कि वो राज्य का जो रूप है वो यथार्थ और व्यवहारिक है। यानी अरस्तु ने राज्य पर यानी आदर्श राज्य पर जो विचार दिया वो यथार्थ और व्यवहारिकता पर विचार प्रकट करे। तो इसी आधार पर इनकी पहली तुलना। दूसरा है, प्लेटो दार्शनिक राजा के शासन का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे दार्शनिक राजा के आहत पे ही शासन की भागदौड़ होनी चाहिए, जबकि अरस्तु इसे अव्यवहारिक मानते हैं। तीसरा है, प्लेटो संपत्ति की सामूहिकता के पक्ष में थे। वो कहते थे कि समाज की संपत्ति है उस पर सभी सामूहिक रूप से सबका अधिकार है, जबकि अरस्तु जो थे वो निजी संपत्ति के समर्थक थे। उनका मानना यह था कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत से जो संपत्ति कमाता है वो उसकी अपनी पर्सनल संपत्ति, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए प्लेटो ने संपत्ति को समाज की संपत्ति बताया, जबकि अरस्तु ने संपत्ति यानी व्यक्ति के द्वारा कमाई गई संपत्ति को निजी संपत्ति को महत्व को स्वीकार करा। चौथा है, प्लेटो न्याय को कर्तव्य विभाजन से जोड़ता है, जबकि अरस्तु न्याय को समानता और अनुपात से जोड़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, प्लेटो ज्ञान को शासन का आधार मानते ही कहते हैं कि शासन जो है वो ज्ञान से प्राप्त हो सकता है। जब मनुष्य ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, तो ही वो शासन करने योग्य होता है। जबकि अरस्तु जो है वो अनुभव और मध्य मार्ग पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि जो शासक या शासन है वो अनुभव से ही स्थापित होता है। जबकि छठा पॉइंट, प्लेटो एक वर्ग आधारित समाज की कल्पना करते हैं, जबकि अरस्तु जो थे वो मिश्रित संविधान के पक्षधर थे। सेवन पॉइंट है, प्लेटो आदर्शवाद के प्रतिनिधि, यानी जो प्लेटो जो थे वो आदर्शवाद पर अपने विचार करते हैं, जबकि अरस्तु जो थे वो यथार्थवाद के प्रवर्तक समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण विचार यथार्थवाद यानी जो रियलिटी है उसको जानकर उसकी ज्ञान प्राप्त करके अपने विचार प्रस्तुत किए। तो इस तरह से प्लेटो और अरस्तु के जो थे वो विचार थे। क्वेश्चन थर्ड है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतिनिधि सरकार पर जेम्स मिल के विचार। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम जेम्स मिल के जो स्वतंत्रता पर और प्रतिनिधि सरकार पर जो विचार दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रतिनिधि सरकार की जगह अगर लोकतंत्र पे विचार भी आ जाए तो वो एक ही रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि जेम्स मिल जो है 19वीं शताब्दी के प्रमुख उदारवादी राजनीतिक विचार थे। उनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक थी ऑन लिबर्टी थी, और ऑन लिबर्टी में उन्होंने व्यक्तिगत और प्रतिनिधि सरकार के ऊपर अपने विस्तार से विचार दिए। जेम्स मिल का मानना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल व्यक्ति के विकास के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज की प्रगति के लिए भी आवश्यक है। तो जेम्स मिल किसी व्यक्ति को जो स्वतंत्रता देना चाहता है वो स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस स्वतंत्रता को समाज की प्रगति के लिए भी उसको वो स्वीकार करता है। उन्होंने राज्य और समाज दोनों के व्यक्ति स्वतंत्रता पर अनावश्यक नियंत्रण का विरोध करा, और इसलिए राज्य और समाज दोनों को व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी प्रकार को कोई बंधन या कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं लगाना चाहिए, इसका इन्हें विरोध करा। जेम्स मिल व्यक्तिवाद का समर्थक विचारक था और उपयोगितावाद का भी अंतिम समर्थक माना जाता है।
इसके विचारों में व्यक्तिवाद, उदारवाद तथा उपयोगितावाद का मिश्रण देखने को मिलता है, परंतु अपनी वृद्धावस्था में वे समाजवाद से प्रभावित हुआ। जेएस मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचार और प्रतिनिधि संबंधी विचार ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक में उसने अपना वर्णन करा। यह अंग्रेजी साहित्य में स्वतंत्रता के संबंध में लिखा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। मैक्सिको के शब्दों में मिल के विचारों में स्वतंत्रता के विषय में निबंध राजनीतिक साहित्य में उच्च कोटि का है और इसी कारण जेएस मिल भी रूसो, जेफरसन जैसे विचारकों के साथ इसकी तुलना की जाती है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संबंध पर जेएस मिल के क्या विचार है। पहला है, जेएस मिल के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आधारशिला है। यानी वो कहता है कि अगर मानव का व्यक्तित्व का विकास करना है तो व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देनी होगी, इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है मानव के व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास करते हैं और वो सारी स्वतंत्रता व्यक्ति की आधारशिला भी माने जाते हैं। सेकंड है, सभी यानी राज्य तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब किसी की स्वतंत्रता दूसरों को नुकसान पहुंचाए। तो जेएस मिल कहता है कि राज्य को कभी भी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी की स्वतंत्रता को छीनता है तो उसके अंदर राज्य को अपना दखल देना चाहिए और कमजोर व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने से बचाना चाहिए। तीसरा है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी इन्होंने जेएस मिल ने यह कहा कि अगर व्यक्तिगत विकास करना है तो व्यक्ति को उनके विचार और विचार को अभिव्यक्त करने की पूरी आजादी होनी चाहिए ताकि वो अभी अपनी विचार अभिव्यक्त करके अपना समाज में उचित स्थान और अपना विकास कर सके। तो इसलिए जो उदारवादी जो जेएस मिल थे वो एक उदारवादी विचार थे, इसलिए उदारवाद की तरह इन्होंने सभी व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना। जीवन शैली और आचरण की स्वतंत्रता का भी इन्होंने समर्थन किया। व्यक्ति को अपनी जीवन शैली और किसी प्रकार का उसे आचरण अपनाना है उसे पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। साथ ही साथ में सामाजिक दबाव और बहुमत के अत्याचार का भी विरोध करा। उनने बोला कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या किसी व्यक्ति के ऊपर समाज का बिल्कुल भी दबदबा नहीं होना चाहिए, ना समाज के द्वारा उस पर स्वतंत्रता को नहीं दबाना चाहिए और बहुमत के अत्याचार का भी इन्होंने विरोध किया। साथ ही साथ में जेएस मिल ने व्यक्ति को समाज से अधिक महत्व दिया। इसने बोला कि जो समाज है ना वो व्यक्ति से है, इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का विकास जरूरी है। अगर व्यक्ति का विकास जरूरी है तो उससे समाज का विकास स्वतः ही हो जाएगा। साथ ही साथ में उनका सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र और उदारवाद की नींव भी है और व्यक्ति को स्वतंत्रता देके ये लोकतंत्र का और उदारवाद की आधारशिला को मजबूत करते हैं। तो इस तरह से हमने जो बात करी स्वतंत्रता की अवधारणा के ऊपर बात करी। अब बात करते हैं जेएस मिल के प्रतिनिधि सरकार पर विचार कि प्रतिनिधि शासन पर जेएस मिल के विचार क्या है। प्रतिनिधि शासन आ जाए या लोकतंत्र आ जाए, बात एक ही है। तो ये दो क्वेश्चन है, पहले मैंने स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतिनिधि सरकार, दोनों में जो क्वेश्चन आएगा आप उसके क्वेश्चन पॉइंटों को पुटअप करेंगे। मिल के अनुसार प्रतिनिधि सरकार सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। वो कहता है कि अगर व्यक्ति का विकास और व्यक्ति को अधिक से अधिक जो स्वतंत्रता मिलेगी वो प्रतिनिधि सरकार में ही संभव है, इसलिए उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिनिधि सरकार को स्वीकार करा। साथ ही साथ में जनता को शासन में भागीदारी का अवसर देता है। कहता है प्रत्येक समाज की संपूर्ण जनता को शासन में भागीदारी बढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ प्रतिनिधि सरकार नागरिकों में राजनीतिक चेतना भी विकसित करती है और जेएस मिल सार्वभौमिक मताधिकार का भी समर्थन करता है क्योंकि सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से ही प्रतिनिधि शासन स्थापित होगा। साथ ही साथ में उन्होंने शिक्षित मतदाताओं को अधिक महत्व देने की बात कही है कि समाज में जो शिक्षित मतदाता है उनको ज्यादा इन्होंने बहुत ही ज्यादा महत्व दिया क्योंकि शिक्षित मतदाता अपने अच्छे प्रतिनिधियों का चयन करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर विशेष जोर दिया और प्रतिनिधियों को उत्तरदायी और सक्षम होना भी चाहिए। ये हमने बात करी जेएस मिल के द्वारा प्रतिनिधि सरकार के पद विचारों के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन है जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक दायरों की अवधारणा। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। अगर प्राकृतिक अवस्था आ जाए या प्राकृतिक अधिकार आ जाए तो मोस्टली इन दोनों के जो पॉइंट है ना वो एक ही है। तो ध्यान से देखिए कि जॉन लॉक की प्रकृति की अवस्था और प्राकृतिक अधिकारों की धारणा पर क्या विचार दिए। जैसा कि जॉन लॉक जो था एक उदारवादी विचारक था। इसके युग में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई थी। जॉन लॉक संवैधानिक शासन के जनक माने जाते हैं। उन्होंने निरंकुश सत्ता का घोर विरोध करा। जॉन लॉक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर बल दिया। इनका मानना था कि जो व्यक्ति को सारे अधिकार मिले हैं वो प्रकृति ने दिए हैं, इसलिए प्राकृतिक अधिकारों का ये समर्थन करते हैं। जॉन लॉक का दर्शन लोकतंत्र और सीमित सरकार और विधि शासन की नींव रखता है क्योंकि जॉन लॉक जो थे वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं और विधि के शासन का भी समर्थन करते हैं। जॉन लॉक के अनुसार राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, यानी राज्य जो बना वो प्रकृति ने नहीं बनाया बल्कि लोगों ने अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का जन्म करा। इसलिए जॉन लॉक जो थे वो राज्य को प्राकृतिक संस्था बिल्कुल नहीं मानते बल्कि राज्य का जन्म मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए किया है।
बल्कि राज्य का निर्माण मनुष्य ने समझौते के द्वारा किया है। राज्य का निर्माण मनुष्य ने अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया। राज्य का मुख्य उद्देश्य जीवन, स्वतंत्र, संपत्ति रक्षा करना है, क्योंकि जेम्स मिल के अनुसार जो व्यक्ति ने अपने जो राज्य बनाया है वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया है और उसे पता है कि समाज में रहकर वो अपना कुछ अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है, ताकि उसमें ताकतवर व्यक्ति उसके अधिकारों को ना छीने। इसलिए राज्य का जन्म करा और राज्य का जन्म एक अनुबंध के द्वारा यानी समझौते के द्वारा हुआ है। अब बात करते हैं जॉन लॉक के प्राकृतिक व्यवस्था और प्राकृतिक अधिकारों की धारणा के ऊपर अपने विचार। पहला, प्राकृतिक व्यवस्था में सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान है, क्योंकि जॉन लॉक जो एक उदारवादी था और ये प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। इसका मानना था कि मनुष्य को जितने भी अधिकार मिले हैं वो प्रकृति से मिले और प्रकृति ने सभी मनुष्य को एक समान बनाया, इसलिए मनुष्य स्वतंत्र है और वो समान है। उसका दूसरा विचार है कोई सर्वोच्च शासक या सरकार मौजूद नहीं होती। उसका यह कहना था कि प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति समान थे और उस दौरान कोई भी सर्वोच्च शासक या कोई भी सरकार नहीं थी, बल्कि लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च शासक और सरकार का निर्माण किया। तीसरा, प्राकृतिक अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं, क्योंकि जॉन लॉक जो थे वो व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन करते थे। बार बार बता रहा हूं कि जॉन लॉक ने प्रकृति और प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करा। इनका मानना था कि व्यक्ति को जो अधिकार मिले ना वो प्राकृतिक अधिकार जन्म से मिले, यानी मनुष्य जो जन्मा है वो कुछ अधिकार लेकर जन्मा है। साथ ही साथ में जीवन का अधिकार सबसे मौलिक अधिकार माना जाता है। व्यक्ति स्वतंत्रता का नैसर्गिक स्थिति है। साथ ही साथ में संपत्ति पर अधिकार श्रम से उत्पन्न होता है। वो कहता है कि जब राज्य बनाया और व्यक्ति जब अपने श्रम को बढ़ाता है तो उसकी संपत्ति बढ़ती है, इसलिए इस संपत्ति पर किसी का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। मनुष्य का स्वयं अपनी संपत्ति, कमाई हुई संपत्ति पर पूरा अधिकार होना चाहिए। साथ ही साथ में राज्य का उद्देश्य अधिकारों की रक्षा करना है, क्योंकि मनुष्य ने जो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो राज्य बनाया, राज्य का उद्देश्य केवल मनुष्य के अधिकारों की रक्षा होना चाहिए, ना कि उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करना चाहिए राज्य को। इसलिए राज्य को सीमित अधिकार देने का समर्थन करा। साथ ही साथ में अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह जायज है, और ये कहता है कि अगर राज्य के अंदर अगर कोई अत्याचारी शासक बनता है, शासन में कोई आता है, तो उसके विरुद्ध हमें विद्रोह कर देना चाहिए और उसका सत्ता परिवर्तन करके किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता देनी चाहिए ताकि वो उनके अधिकारों की रक्षा कर सके, ना कि उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करे। तो इस तरह से हमने जॉन लॉक के प्रकृति अवस्था और प्राकृतिक अधिकारों पर विचार पर हमने बात करी। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ जाए, प्राकृतिक अवस्था या प्राकृतिक अधिकार, तो ये इनके कॉमन पॉइंट है, ये मास्टर आंसर है, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है रूसो की सामान्य संकल्प यानी इच्छा की अवधारणा। अगर आ जाए रूसो का सामान्य समझौते का सिद्धांत या सामान्य इच्छा का सिद्धांत, तो बात यह की जैसा कि रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामान्य इच्छा की अवधारणा का विस्तृत वर्णन करा है। तो रूसो की पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें अपने सामान्य इच्छा का जो विस्तार से वर्णन करा है और सामान्य इच्छा की अवधारणा रूसो द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जिसमें जनता की सामूहिक इच्छा को सर्वोच्च माना। यह बोला कि जो जनता की सामूहिक जो इच्छा है वो सर्वोच्च है। जेएस मिल जो उदारवादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, इस अवधारणा को सावधानी के साथ स्वीकार किया। जेएस मिल का मानना था कि लोकतंत्र में बहुमत की इच्छा को पूरी तरह सर्वोच्च मान लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो सकता है। तो इसलिए रूसो ने बोला कि व्यक्ति ने जो सामान्य इच्छा के द्वारा जो राज्य का निर्माण करा वो केवल अपने अधिकार की रक्षा के लिए किया। तो ये रूसो के संकल्पना की परिचय था। बात करते हैं रूसो की सामान्य संकल्प या इच्छा की अवधारणा क्या थी। जैसा कि जेम्स मिल जो थे वो सामान्य इच्छा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था सामान्य इच्छा को लोकतांत्रिक निर्णय का एक स्रोत मानते थे। वो कहते हैं कि जो सामान्य इच्छा है उसमें जनता को अधिकार ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, जहां पर ये केवल लोकतंत्र में स्थापित हो सकता है, पर उसे अंतिम सत्य नहीं मानते। दूसरा पॉइंट था उनके अनुसार बहुमत की इच्छा हमेशा न्यायपूर्ण और नैतिक हो, यह आवश्यक नहीं है। साथ ही साथ मिल ने बहुमत के अत्याचार की धारणा प्रस्तुत की। तीसरी जो धारणा है, सामान्य इच्छा के नाम पर समाज व्यक्ति पर अनुचित दबाव डाल सकता है। साथ ही साथ में इससे अल्पसंख्यकों और असहमति रखने वालों के अधिकारों को खतरा भी हो सकता है। साथ ही साथ में मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा बताया, कि ये कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो लोकतंत्र की आत्मा है, इसलिए लोकतंत्र में अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता और अधिकार दिए जाते हैं। अगर व्यक्ति के अधिकार स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप करता है तो वो लोकतंत्र नहीं बल्कि वो निरंकुश सत्ता है, इसलिए निरंकुश सत्ता को हस्तांतरित कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि राज्य समाज दोनों को व्यक्ति के निजी जीवन में सीमित हस्तक्षेप करना चाहिए, और साथ ही साथ में इस प्रकार मिल ने सामान्य इच्छा को नियंत्रित, संवैधानिक और स्वतंत्रता संरक्षक के रूप में स्वीकार किया। तो इसलिए लोगों ने सामान्य इच्छा के माध्यम से
वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सामान्य इच्छा के बारे में बात करी। जेस मिल के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर है 6, मानव प्रकृति तथा संप्रभुता पर हॉब्स की अवधारणा के आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो हम मानव की प्रकृति और संप्रभुता पर हॉब्स के विचार के बारे में जानेंगे। जैसा कि जो आप जानते हैं स्टूडेंट, जो हॉब्स था वो 17वीं शताब्दी का प्रमुख अंग्रेजी राजनीतिक दार्शनिक था। इसकी पुस्तक लिवियाथन में मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या का विस्तृत वर्णन किया है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य जो होता है स्वभाव से स्वार्थी होता है, क्योंकि न मनुष्य को हमेशा स्वार्थी माना। इसका मानना था कि मनुष्य जो भी काम करता है वो केवल अपने स्वार्थ और लोभ के लिए करता है, क्योंकि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में भयग्रस्त है, असुरक्षित है। इसलिए इस भयग्रस्त और असुरक्षा को दूर करने के लिए, यानी प्राकृतिक अवस्था से अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, इसने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का समर्थन करा। इसका मानना था कि मनुष्य ने जो राज्य का निर्माण करा है वो केवल अपने स्वार्थ के लिए, भयग्रस्त अवस्था, असुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया, क्योंकि इसका मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य निरंतर संघर्ष और अराजकता की स्थिति में रहता है, क्योंकि उसे पता है प्राकृतिक अवस्था में कोई सर्वमान्य बड़ी कोई सत्ता नहीं है, और साथ ही साथ में ना ही कोई सरकार है, ना कानून है। इसलिए वो असुरक्षित है। अपने स्वार्थ की वजह से अपने आप को सुरक्षित और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य का निर्माण करा। इस असुरक्षित जीवन से बचने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, सामाजिक अनुबंध किया और सामाजिक अनुबंध करके एक शक्तिशाली राज्य को अपनी सुरक्षा का अधिकार सौंप दिया। इस तरह से हॉब्स ने राज्य का निर्माण किया। अब बात करेंगे हॉब्स के मानव स्वभाव की अवधारणा के बारे में। हॉब्स जो है मनुष्य को हमेशा मानव स्वभाव से स्वार्थी मानता है। ये कहता है मनुष्य जो भी काम करता है वो केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है, लोभ के लिए करता है। यहां तक कि उसने राज्य भी जो बनाया वो अपने स्वार्थ के लिए बनाया। दूसरा, इच्छा अनुसार वस्तुओं की प्राप्ति। मनुष्य हमेशा प्राकृतिक अवस्था में समान रूप से स्वतंत्र रहता है और वो अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं की प्राप्ति करना चाहता है। मनुष्य चाहता है कि जो वस्तु वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं प्राप्त करे, और वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार काम करता है। इस साथ ही साथ मनुष्य में स्पर्धा, जब वो अपनी वस्तु को अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त करने में लगा रहता है तो मनुष्य में स्पर्धा भी उत्पन्न होती है। जैसे प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य, जब सभी मनुष्य अपने अपने वस्तुओं को, अपने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जब काम करेंगे तो सभी मनुष्य में कंपटीशन होता है। जब कंपटीशन होता है तो डेफिनेटली हिट टकराते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करता है तो उस एक व्यक्ति अधिकारों का प्रयोग तो करता है तो दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में भी हस्तक्षेप हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ज्यादा से ज्यादा लाभ को बढ़ाना चाहता है, इसलिए उनमें भी टकराव हो सकते हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक अवस्था में शक्ति उपयोगी है। हॉब्स का मानना है जो प्राकृतिक अवस्था है, जब प्रतियोगिता होगी, हितों में टकराव होगा, तो इससे प्राकृतिक अवस्था में शक्ति उपयोगी, जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा वो ज्यादा से ज्यादा अधिकार और ज्यादा से ज्यादा वो अपने लाभ को पूरा करेगा। इसलिए मनुष्य ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण का समर्थन करा। उसने बोला कि मनुष्य ने जब प्राकृतिक में शक्ति उपयोगी, शक्तिशाली वर्ग से बचने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने जो अराजकता का माहौल है उसको दूर करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य समझौते करता है, अनुबंध करता है, और अनुबंध के आधार पर राज्य का निर्माण करता है और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करता है और राज्य को अपनी सुरक्षा का अधिकार भी सौंप देता है। तो इस तरह से हॉब्स ने मानव स्वभाव के बारे में अपने विचार दिए। अब इसके दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, हॉब्स के प्राकृतिक अधिकारों के बारे में क्या विचार है। जैसा कि हॉब्स कहता है कि मनुष्य को जो प्राकृतिक अधिकार मिले वो उसको जन्म से मिले, इसलिए हॉब्स के अनुसार मनुष्य को सबसे मूल और पहला प्राकृतिक अधिकार अपनी जान की रक्षा करना है। वो प्राकृतिक अवस्था में उसका सबसे पहला लक्ष्य जो होता है वो अपनी जान की रक्षा करना है, इसलिए अपनी जान की रक्षा के लिए समझौते करता है, समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण करता है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को किसी भी कानून या सत्ता का बंधन नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था है उसमें सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं, और वो प्राकृतिक अवस्था का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में केवल शक्ति उपयोगी होती है, इसलिए वे जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन कभी कभी यह स्वतंत्रता पूर्ण असीमित होती है और इससे समाज में अराजकता का वातावरण भी उत्पन्न होता है। तीसरा पॉइंट बताया हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकार के ऊपर, मनुष्य अपने जीवन की रक्षा तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी वस्तु या संसाधन का उपयोग करने का प्राकृतिक अधिकार रखता है, और उसे व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में संपूर्ण वस्ती, जितना भी संसाधन है, जितने भी पेड़ पौधे हैं या प्राकृतिक चीजें हैं, उनका बिना रोक टोक के वो उसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में
कोई भी सरकार या कानून या कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है जो उनके अधिकारों में हस्तक्षेप या रोक लगाए। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में शक्ति उपयोगी है। अधिकतर प्राकृतिक अवस्था में केवल शक्तिशाली वर्ग ही सबसे ज्यादा वस्तु और संसाधनों को प्राप्त करते हैं। चौथा है, हालांकि मनुष्य स्वतंत्र है डेफिनेटली, लेकिन तर्क बताता है कि असीमित स्वतंत्रता संघर्ष पैदा करती है। जैसा मैंने बताया कि प्राकृतिक अवस्था में अगर असीमित स्वतंत्रता है, इससे संघर्ष और अराजकता का वातावरण उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य समझता है कि शांति और सुरक्षा के लिए अधिकारों का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि जब अनुबंध करेगा तो अपने कुछ अधिकार राज्य को देगा। इसलिए इसने बोला कि अपनी शांति और सुरक्षा के लिए हमें कुछ अपने प्राकृतिक अधिकारों को त्याग करना पड़ेगा, यानी ये त्याग करके हमें राज्य को अधिकार देने पड़ेंगे। और पांचवा हॉब्स ने बताया, मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक अनुबंध करता है और अपनी कुछ स्वतंत्रता एक शक्तिशाली राज्य को सौंप देता है और राज्य इनके अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस तरह से हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकारों पर अपने विचार दिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निकोलो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता क्यों समझा जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता मैकियावेली को समझा जाता है। चलिए आइए हम इसे जानते हैं। जैसा कि स्टूडेंट, निकोलो मैकियावेली पुनर्जागरण काल से प्रसिद्ध इतालवी राजनीतिक विचारक थे। मैकियावेली सबसे पहला आधुनिक चिंतक माना जाता है। डैनिंग के अनुसार प्रिंस सबसे पहली महान रचना है मैकियावेली की, जिसमें मैकियावेली ने मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का त्याग किया। मध्ययुग के सभी विचारकों का चिंतन चर्च और राज्य तक सीमित था। इसके विपरीत मैकियावेली ने व्यवहारवाद को अपनाया। वे एक प्रथम विचारक था जिसने एक प्रभुसत्ता धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य की कल्पना की। मैकियावेली ने अपनी जो पुस्तक थी द प्रिंस में राजनीति का भी विश्लेषण किया और नैतिक आदर्शों से हटकर यथार्थवादी और व्यवहारवादी आधार पर उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किए। मैकियावेली ने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया और सत्ता, शक्ति और राज्य हित को राजनीति का केंद्र बनाया। इसी कारण उन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता कहा जाता है। अब बात करते हैं कि मैकियावेली के कौन से ऐसे बिंदु है जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता मानते हैं। जैसा कि मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया, क्योंकि मैकियावेली हमेशा ये कहता था कि अगर राजनीति और धर्म और नैतिकता एक हो जाते हैं तो इससे भ्रष्ट राजनीति का जन्म होता है। मैकियावेली ने हमेशा ऐसे राजनीति की कल्पना करी जो धर्म और नैतिकता से परे है। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवाद पर जोर दिया। ये कहते हैं आदर्शवाद से एक जो कुशल राजनीति या कुशल सत्ता का जन्म नहीं होगा, इसलिए हमें यथार्थवादी विचारों पर जोर देना चाहिए। यथार्थवादी मतलब जो रियलिटी है, जो आज वर्तमान में जो घटना घटित है, उसके आधार पर हमें राजनीति या शासन का निर्माण करना चाहिए। इसलिए मैकियावेली ने आदर्शवाद को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, बल्कि आदर्शवाद के ऊपर यथार्थवाद पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया। तीसरा पॉइंट है, शक्ति और सत्ता को राजनीति का मूल तत्व माना। उन्होंने बोला कि राजनीति वो है जो शक्तिशाली व्यक्ति के पास शक्ति के माध्यम से सत्ता प्राप्त होती है, यानी हर मनुष्य को यानी हर व्यक्ति को शक्ति प्राप्त हो और सत्ता शक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, उसी को राजनीति का मूल तत्व माना है। यानी राजनीति का निर्माण शक्ति और सत्ता के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ में राज्य हित को सर्वोच्च सिद्धांत बताया। उसने बोला कि मनुष्य को मतलब जो राज्य है वो सर्वोच्च सिद्धांत है और राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही साथ में शासक को परिस्थितियों के अनुसार कठोर और चतुर होने की सलाह दी। उन्होंने बोला जो राज्य का शासक है उसे समय और परिस्थिति के साथ अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए और वो कठोर और चतुर भी होना चाहिए, चालाक होना चाहिए। जब तक शासक कठोर और चतुर नहीं होगा, जब तक वो शासन को मजबूत नहीं कर सकता और प्रजा को कानून पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकता। साथ ही साथ में मैकियावेली ने व्यक्तिवादी विचारों को स्थापित किया। उसने बोला व्यक्तिवादी विचारों के माध्यम से शासन को व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता उनके विकास के लिए देनी चाहिए। साथ ही 7 पॉइंट बताया, राज्य की प्रभुसत्ता का प्रत्यक्ष रूप से भी इन्होंने समर्थन किया और इसको का अध्ययन किया। साथ ही राजनीति को वैज्ञानिक और व्यवहारिक अध्ययन का विषय बनाया, क्योंकि मैकियावेली हमेशा राजनीति को वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से देखा, इसलिए उसने यथार्थवाद को अपने विचारों का आधार माना। क्वेश्चन नंबर 8 है, जर्मी बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जैसा कि उपयोगितावाद 18वीं शताब्दी के आदर्शवाद के विरुद्ध एक प्रक्रिया है जो इंद्रियानुभववाद की स्थापना करती है। उपयोगितावादियों के अनुसार उपयोगितावाद का अर्थ अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। साथ ही साथ में
इसका अर्थ किसी वस्तु का वे गुण है जो लाभ, सुविधा, आनंद, भलाई या सुख प्रदान करता है। जर्मी बेंथम ने उपयुक्तवादी सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति को अधिक से अधिक सुख और आनंद और भलाई प्रदान करने वाला मानता है। बेंथम के अनुसार उपयोगिता किसी कार्य या वस्तु का वह गुण है जिससे सुख की प्राप्ति तथा दुखों का निर्वाण होता है। बेंथम ने आगे कहा कि उपयुक्तवाद की अवधारणा हमें यह बताती है कि हमें क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। यह हमारे जीवन के समस्त निर्णयों की आधारशिला है। फलस्वरूप वास्तविक अर्थ सुख है। मतलब मनुष्य का जो वास्तविक अर्थ होता है वो सुख है, यानी मनुष्य हमेशा वो सुख प्राप्त करना चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है। ये उपयुक्तवादी सिद्धांत के माध्यम से जर्मी बेंथम ने अपने विचार दिए। व्यक्ति ही नहीं, संपूर्ण समाज का लक्ष्य भी सुख की प्राप्ति है, क्योंकि हम जो राज्य का निर्माण करते हैं मनुष्य अपने सुख के लिए करता है। इस तरह से जर्मी बेंथम को 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी का विचारक माना जाता है। एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। इन्होंने नैतिकता और कानून का मूल्यांकन सुख और दुख के आधार पर किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। जर्मी बेंथम का उद्देश्य ऐसा सामाजिक और राजनीतिक तंत्र विकसित करना था जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो और समाज व्यवहारिक और उपयोगी हो। तो जर्मी बेंथम के उपयुक्तवादी सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है सुख की प्राप्ति और दुख का निर्वाण। जी, जर्मी बेंथम का मानना है कि जो वस्तु सुख प्रदान करती है वे अच्छी है और उपयोगी है। जिस कार्य या वस्तु से मनुष्य को दुख प्राप्त होता है वे अनुपयोगी है, यानी ऐसे काम जो मनुष्य को दुख दे रहे हैं उस काम को उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, उसे बिल्कुल अनुपयोगी माना। मानव के समस्त कार्यों की कसौटी उपयोगितावाद है। बेंथम का मानना था कि जिस कार्य से मनुष्य को प्रसन्नता या आनंद मिलता है वे कार्य उपयोगी है। दूसरा पॉइंट है सुख और दुख पर आधारित। जर्मी बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत सुख और दुख के दो आधारों पर आधारित है। जर्मी बेंथम का मानना है कि जो कार्य सुख देता है वो उपयोगी है तथा जो कार्य दुख पहुंचाता है वे उपयोगी नहीं है। बेंथम का मानना है कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख की दो शक्तियों के अधीन रखा है। यही शक्ति हमें बताती है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ये जर्मी बेंथम ने अपने विचारों के माध्यम से सुख और दुख पर के सिद्धांत को स्वीकार और उसके पर उसका विस्तृत वर्णन करा। तीसरा है सुख और दुख का वर्गीकरण। जी, जर्मी बेंथम ने सुख को दो भागों में विभाजित किया है। उसके अनुसार सरल सुख, ठीक है, 4 प्रकार के तथा सरल दुख 12 प्रकार के हैं। यानी इसने बोला कि जो 14 प्रकार के हैं वो सरल दुख है और 12 प्रकार के हैं सरल दुख, और सरल सुख तो 14 प्रकार के हैं और 12 प्रकार के जो होते हैं वो सरल दुख होते हैं। समझे? सरल दुख हो या दुख, सरल सुख हो या दुख हो, परस्पर मिलाने से जटिल सुख या दुख का जन्म होता है। इस तरह से उन्होंने सुख और दुख का वर्गीकरण करा। और फोर्थ पॉइंट है सुख और दुख के स्रोत। जर्मी बेंथम सुख दुख के 4 स्रोत मानते हैं। 4 स्रोत कौन कौन से सुख और दुख के? धर्म, राजनीति, नैतिकता और भौतिक रूप। ये जो 4 हैं ये सुख दुख के 4 स्रोत हैं। धार्मिक सुख जो है, इसे देखो, पहला जो है धार्मिक सुख जो है वो सुख धर्म में आस्था रखने से तथा धार्मिक व्यवस्था को स्वीकार करने से प्राप्त होता है। जैसे कुंभ के मेले में स्नान करना, यदि वे कोई अनहोनी हो जाए तो उसे धार्मिक दुख कहा जाएगा। राजनीतिक सुख राज्य की नीतियों व कार्यों से प्राप्त होता है, यानी जो ऐसा सुख जो राजनीति से प्राप्त होता है। और व्यक्ति की नैतिक सुख उसके नैतिक आचरण से प्राप्त होते हैं, जैसे दूसरों की सहायता करना। भौतिक सुख प्राकृतिक वस्तु से प्राप्त होता है, जैसे संतुलित वर्षा का होना सभी को सुख प्रदान करता है। तो इस तरह से जर्मी बेंथम के उपयुक्तवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9 है मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अलगाववाद का सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। तो इसके अंदर मार्क्स का वर्ग संघर्ष और अलगाववाद का सिद्धांत है। इसे आप दोनों को अलग अलग तरीके से इसके पॉइंटों को पुट आउट करेंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए उससे पहले मार्क्सवाद के बारे में जानते हैं। जैसा स्टूडेंट मार्क्सवाद ने अपनी पुस्तक द कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वर्ग संघर्ष और अलगाववाद के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करा। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष और अलगाववाद का सबसे प्रमुख कारण आर्थिक तत्व अर्थात पूंजीवादी समाज है। मार्क्स कहते हैं कि समाज में जो वर्ग संघर्ष और अलगाववाद जो बढ़ता है वो उसका
प्रमुख कारण है आर्थिक तत्व। इसका मानना है कि समाज में जिस वर्ग के पास आर्थिक शक्ति होगी वो समाज में शोषण को बढ़ावा देगा। मार्क्स के अनुसार संपूर्ण सामाजिक घटनाएं वर्ग संघर्ष से संबंधित पाई गई। उसने बोला कि समाज में जितनी भी घटनाएं होती है वो सारी घटनाएं आर्थिक तत्व या वर्ग संघर्ष के कारण हुई है। वर्ग संघर्ष से हमारा तात्पर्य है कि जब समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शक्तिशाली वर्ग और एक शक्तिहीन वर्ग, जिस समाज में दो वर्ग होंगे उस समाज में वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक तथा राजनीतिक वर्ग संघर्ष इतिहास का निर्माण करते हैं। समाज अति प्राचीन काल से दो वर्गों में विभाजित रहा है, एक शक्तिशाली वर्ग और एक शक्तिहीन वर्ग, और उनके बीच संघर्ष चलता है। हमेशा जो आर्थिक शक्ति के दम पर बड़े बड़े पूंजीपति बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों बड़ी बड़ी कंपनियों का और कारखानों का निर्माण करते हैं, उसमें काम करने वाले शक्तिहीन वर्ग होते हैं और वो आर्थिक शक्ति और बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से उनका शोषण करते हैं। शासन अथवा वर्ग विशेष द्वारा जनसाधारण का आर्थिक शोषण क्रांति को जन्म देता है। जब समाज के निर्धन वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग का शोषण बढ़ेगा, इससे क्रांति को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार मार्क्सवाद के अनुसार समाज की संरचना आर्थिक उत्पादन संबंधों से निर्धारित होती है। यह पूंजीवाद को शोषणकारी अवस्था मानता है और वर्गविहीन शोषण मुक्त समाज अर्थात समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना का लक्ष्य रखता है। जब समाज में मार्क्स ने बोला कि जब समाज में वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिला, क्रांति होगी, और क्रांति में सदैव दो वर्ग होंगे, शक्तिशाली वर्ग और कमजोर वर्ग। इस क्रांति में उस वर्ग की विजय प्राप्त होगी जो समाज में सबसे ज्यादा होते हैं और समाज में शक्तिहीन वर्ग सबसे ज्यादा गरीब ज्यादा होते हैं। इसलिए इस क्रांति में गरीबों की सारे पूंजीपतियों को खात्मा कर देंगे, समाज में केवल एक वर्ग बनेगा और एक वर्ग की स्थापित रहेगा और एक वर्ग अपने में से एक सरकार का निर्माण करेंगे, यानी वर्गहीन समाज में जब अपने सरकार का निर्माण करेंगे, इस तरह से समाजवाद और साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाएगी और साम्यवादी सरकार जो होगी वो गरीबों की सरकार होगी। इससे वर्ग संघर्ष और अलगाववाद खत्म हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पर क्या विचार दिए हैं। जैसा कि कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज हमेशा विभिन्न वर्गों में विभाजित होता है। ये कहता है कि समाज में जो है ना विभिन्न वर्ग होते हैं। विभिन्न वर्गों से तात्पर्य मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शक्तिशाली वर्ग और एक निर्धन वर्ग। निर्धन वर्ग को हम सर्वहारा वर्ग भी कह सकते हैं। इतिहास को उन्होंने वर्ग संघर्ष का इतिहास बताया। जब समाज में दो वर्ग होंगे तो इसमें संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा और शोषण तेज बढ़ेगा और शोषण से तेज होगा तो इन दोनों वर्गों में संघर्ष होगा। तीसरा बताया पूंजीवादी समाज में मुख्य संघर्ष पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच में होगा। वैसे तो इसमें दो वर्ग महत्वपूर्ण बताया, समाज में बहुत सारे वर्ग भी हैं लेकिन दो वर्ग महत्वपूर्ण है, यानी पूंजीपति यानी पूरे समाज को दो वर्ग में बांट दिया। जब पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच में जब संघर्ष होगा तो इस संघर्ष से आपको पता है समाज में अराजकता बढ़ेगी। तो पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, इसलिए वो अपने साधनों के आधार पर यानी आर्थिक शक्ति के आधार पर गरीबों का शोषण करते हैं। मजदूर अपनी श्रम शक्ति बेचने को मजबूर हो जाते हैं। जब बड़े बड़े संसाधनों का प्रयोग मालिक होंगे और इसमें काम करने वाले जो मजदूर होंगे वो केवल अपनी श्रम यानी अपनी मेहनत के आधार पर शक्ति बेचने को मजबूर होंगे। इस प्रक्रिया में मजदूर का आर्थिक शोषण होगा क्योंकि अधिकतर लाभ अमीर ले जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी अमीरों के द्वारा स्थापित जो कंपनियां होती है उसमें गरीब काम करते हैं और उस काम में उनका शोषण होगा, जिससे वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन की मुख्य शक्ति मिलेगी। जब वर्ग संघर्ष होगा तो गरीब वर्ग क्या करेंगे, उन्हें शक्ति मिलेगी क्रांति की। इस क्रांति के बाद जब क्रांति में संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा तो समाज में क्रांति खत्म होने के बाद गरीबों की सरकार यानी समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना होगी और यह समाजवाद साम्यवाद वर्ग संघर्ष के द्वारा ही उत्पन्न होगा। ये हमने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में बात करी। अब बात करते हैं अलगाववाद के बारे में कि कार्ल मार्क्स जो है अलगाववाद का समर्थन करते थे। ये कहते थे अलगाववाद का अर्थ होता है मजदूर का अपने श्रम से अलग हो जाना होता है। मजदूर अपने बनाए उत्पादन पर अधिकार नहीं रखता, क्योंकि जो फैक्ट्रियों में जो काम होता है, जैसे 50 रुपए लगा एग्जांपल के लिए और वो वस्तु 500 रुपए की बिकी, तो उसे 450 रुपए का जो प्रॉफिट मिला है ना वो किससे मिला है, मजदूर वर्ग से मिला हुआ है। इसलिए जो अतिरिक्त पूंजी है इसको कौन ले जाता है, अमीर। इसी बात को उसने बोला कि मजदूर अपने बनाए गए उत्पादन का अधिकार नहीं रखता और इस पर अधिकार रखता है शक्तिशाली वर्ग। तीसरा है श्रम मजदूर के लिए आनंद नहीं बोझ बन जाता है। चौथा है मजदूर स्वयं को एक मशीन की तरह महसूस करता है और वो काम करता है जिससे उसको शोषण होता है। जब शोषण होता है उसमें अलगाव उत्पन्न होता है और मानव के बीच संबंध वस्तु संबंध बन जाता है, जिसके कारण समाज में क्रांति और संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। तो ये अलगाववाद के कुछ छोटे छोटे शॉर्ट में मैंने पॉइंट समझाए, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन है इमैनुअल कांट के शाश्वत शांति के विचारों पर एक निबंध लिखिए। जो कांट ने शाश्वत शांति के ऊपर अपना जो विचार दिए उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट इमैनुअल जो कांट थे वो एक महान जर्मन दार्शनिक थे।
जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थायी और स्थिर शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन किया। उन्होंने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जितने भी देश है उस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थायी और स्थिर शांति की समस्या जो है उस पर गंभीर अध्ययन करा और अपनी पुस्तक में यानी उनकी जो प्रसिद्ध रचना थी शाश्वत शांति उसमें इस चीज का विस्तृत वर्णन करा कि प्रत्येक राज्यों में अशांति या शांति में आने वाली जो बाधा है वो क्या है, इसके बारे में उसने उसका विस्तृत वर्णन करके अपने विचार प्रस्तुत करे। कांट ने युद्ध की प्रवृत्ति को आलोचना करते हुए युद्ध की प्रवृत्ति की जो आलोचना यानी कांट ने बिल्कुल भी शाश्वत शांति के लिए युद्ध को उचित नहीं माना। उन्होंने बोला युद्ध हमेशा अशांति को पैदा करती है, इसलिए युद्ध की प्रवृत्ति जो है उसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि विश्व शांति के लिए एक व्यवहारिक और नैतिक योजना प्रस्तुत है और हमें आने वाले युद्धों को रोकने के लिए विभिन्न व्यवहारिक और नैतिक योजना बनानी चाहिए। कांट के अनुसार शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि कानून, नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर भी आधारित स्थायी व्यवस्था है और हम बिल्कुल भी युद्ध को रोकना नहीं बल्कि हमें आपसी कानून, नैतिकता और एक दूसरे के सहयोग को बढ़ाना चाहिए जिससे आने वाले युद्ध रोके जाएंगे और शाश्वत शांति स्थापित होगी। कांट के अनुसार शाश्वत शांति पर क्या विचार दिए? कांट ने बोला कि जो युद्ध है वो मानवता नैतिकता के विरोधी है क्योंकि युद्ध से मनुष्य का जनसंहार होता है, इससे मानवता और नैतिकता का अंत होता है, इससे सभ्यता का भी विनाश होता है, ये कांट का मानना है। कांट के अनुसार उन्होंने गणतंत्रीय शासन को शांति का आधार माना क्योंकि कहते हैं कि केवल शांति गणतंत्रीय शासन में स्थापित हो सकती है क्योंकि इसमें जनता युद्ध के निर्णय में भाग लेती है और जनता की इच्छा होती है युद्ध करना तो होगा अदरवाइज नहीं होगा, इसलिए जनता अधिकतर युद्ध को स्वीकार ना करके अपने विकास की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। साथ ही साथ में कांट ने स्वतंत्र राष्ट्रों के जो यूनियन है यानी संघ है उस अवधारणा को समर्थन करा। इन्हें बोला कि प्रत्येक व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों को अपने स्वतंत्र राष्ट्रों का एक महासंघ बनाना चाहिए और खुल के एक दूसरे के लाभ की कार्य करना चाहिए जिससे युद्ध की स्थिति खत्म होगी। साथ ही साथ में उन्होंने गुप्त संधियों को युद्ध का कारण बताया। ये बोला कि प्रत्येक देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश है जो वो एक गुप्त संधियां जो करते हैं ना वो संधियां हमेशा युद्ध का कारण बनती है, इसलिए किसी भी देश को गुप्त संधियां नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने गुप्त संधियों को युद्ध का कारण बताया और इन्होंने उसका विरोध करा। इसके अनुसार जो भी संधियां होनी चाहिए वो स्वतंत्र रूप से विभिन्न राष्ट्रों के बीच में खुलकर होनी चाहिए ताकि उस संधियों के बारे में सबको ज्ञान हो। साथ ही साथ में स्थायी सेना को युद्ध भड़काने वाला मानते हैं। वो कहते हैं जो स्थायी सेना होती है हमेशा युद्ध भड़काती है, ये हमेशा समाप्त करने की बात करते हैं। साथ ही साथ में अंतरराष्ट्रीय कानूनों को शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक माना। उन्होंने बोला कि जो अंतरराष्ट्रीय संघ है, अंतरराष्ट्रीय संघ हम जो बनाएंगे यूनियन, उसके अपने जो अंतरराष्ट्रीय कानून होंगे वो हमेशा शांति बनाए रखने का प्रयास करेगी और शांति बनाने के लिए विभिन्न कानूनों का निर्माण करेगी जिससे विश्व में शांति, शाश्वत शांति स्थापित होगी। और मानव अधिकार और विश्व नागरिकता के सम्मान पर जोर दिया। कांट हमेशा वो शाश्वत शांति के माध्यम से मानव अधिकार और विश्व नागरिकता को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। साथ ही साथ में कांट ने शांति कोई विकल्प नहीं है बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है और हमें अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करते हुए विश्व में शांति स्थापित करनी चाहिए। तो ये हमने मैनुअल कांट के शाश्वत शांति पर विचार पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, लोकतंत्र, क्रांति और आधुनिक राज्य पर टॉकविल के विचारों का परीक्षण कीजिए। जी, टॉकविल के विचार पढ़ेंगे लोकतंत्र, क्रांति और आधुनिक के ऊपर। जैसा कि एडी टॉकविल जो थे वो 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक थे, यानी ये जो टॉकविल थे वो फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक थे। उनकी प्रमुख जो कृति यानी पुस्तक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका में उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र, सामाजिक असमानता और राज्य की प्रकृति, लोकतंत्र, क्रांति और आधुनिक राज्यों का विश्लेषण यानी गहन विश्लेषण किया। टॉकविल ने लोकतंत्र को एक सामाजिक प्रवृत्ति माना और साथ ही इसके संभावित खतरों जैसे बहुमत का अत्याचार और अत्यधिक केंद्रीकरण के प्रति चेतावनी भी दी। उनके विचार आधुनिक राज्य को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए बात करते हैं लोकतंत्र, क्रांति और आधुनिक राज्य पर टॉकविल के क्या विचार हैं उसके बारे में बात करेंगे। मास्टर, जैसे कि पहला पॉइंट है टॉकविल के अनुसार लोकतंत्र समानता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, यानी टॉकविल हमेशा लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं, लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, लोकतंत्र की समानता और प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। दूसरा इसका विचार जो टॉकविल के जो विचार थे वो लोकतंत्र को सामाजिक स्थिति का परिणाम मानते हैं, केवल शासन रूप ही नहीं मानते बल्कि ये कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो सामाजिक लोकतंत्र का सामाजिक स्वरूप है और इसकी स्थिति समाज में बहुत ही सामाजिक स्थिति का परिणाम है, यानी जो समाज की वजह से लोकतंत्र स्थापित हुआ। इन्होंने शासन के रूप को नहीं माना बल्कि बहुमत के अत्याचार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है। इनका मानना था कि जो बहुमत है कभी कभी बहुमत का ऐसा भी हो जाता है जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे पड़ जाती है, इसलिए वो बहुमत के अत्याचार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, इसलिए बहुमत के अत्याचार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा मानते हैं। इसके अलावा
टॉकविल जो थे नागरिक स्वतंत्रता के लिए संस्था और कानूनों को आवश्यक मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर नागरिक स्वतंत्रता देनी है और नागरिकों का विकास करना है तो संस्था और कानून का निर्माण करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में क्रांति को उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का साधन माना। उन्होंने बोला कि समाज में जो क्रांति होती है उससे समाज में परिवर्तन होता है और हिंसा के विरोधी थे, कभी भी ये हिंसा के समर्थन नहीं करते। साथ ही साथ में उन्होंने अत्यधिक विकेंद्रीकरण को आधुनिक राज्य का बड़ा खतरा माना, इसलिए शक्तियां जो है ज्यादा ही बटी हुई नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ में स्थानीय स्वशासन और नागरिक सहभागिता पर विशेष बल दिया। उन्होंने बोला कि मनुष्य को स्थानीय स्वशासन को स्थापित करना चाहिए और प्रत्येक स्थान की जो शक्ति है वो जनता में, नागरिकों में होनी चाहिए। नागरिक अपने शक्ति का प्रयोग करके स्थान का विकास करें और नागरिक सहभागिता का बहुत ही ज्यादा इन्होंने भागीदारी को स्वीकार किया। टॉकविल का निष्कर्ष था कि लोकतंत्र को स्वतंत्रता के साथ संतुलित करना आवश्यक है, जिसकी वजह से लोकतंत्र, क्रांति और आधुनिक राज्य की स्थापना होगी। यानी टॉकविल ने हमेशा क्रांति और शोषण को बिल्कुल स्वीकार नहीं करा। उन्हें लोकतंत्र में भी सीमित शक्ति के आधार पर लोकतंत्र को स्वीकार करा, आधुनिक राज्य को एक लोकतांत्रिक तरीके ढंग से इनने माना। तो ये हमने टॉकविल के विचार पढ़े। क्वेश्चन है 11वां, फ्रांसीसी क्रांति, नागरिकता और लोकतंत्र पर एडम वर्क के विचार पढ़ने में। जी, एडम वर्क ने क्या विचार दिए हैं फ्रांसीसी क्रांति और नागरिकता के ऊपर? चलिए, जैसा कि एडम वर्क जो थे 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिक विचारक थे और रूढ़िवादी विचारधारा के जनक माने जाते हैं। टॉकविल, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति फ्रांस में क्रांति, यानी कि जो पुस्तक है वो फ्रांस में क्रांति पर विचार में फ्रांसीसी क्रांति की तीखी आलोचना करी। उन्होंने अपनी पुस्तक में, जो उनकी पुस्तक है ना, प्रसिद्ध पुस्तक यानी कृति फ्रांस में क्रांति पर विचार, इस पर फ्रांसीसी क्रांति का इन्होंने घोर विरोध करा। वर्ग, परंपरा, अनुभव, संस्थागत निरंतर के समर्थक थे। उनके विचार फ्रांसीसी क्रांति, नागरिकता और लोकतंत्र को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एडम वर्क ने इस फ्रांसीसी क्रांति को बारीकी से देखा और उसका अध्ययन करा और अपनी पुस्तक में फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, किस लिए हुई और फ्रांसीसी क्रांति की जो संपूर्ण जानकारी और उसकी क्रांति का जो पूरा जो अवधारणा थी उसको अपनी पुस्तक में उसने समझाने का प्रयास किया। चलिए बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति पर एडम वर्क के विचार क्या थे। जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति पर एडम वर्क के विचार ये थे कि वर्क ने हमेशा फ्रांसीसी क्रांति को अविवेकपूर्ण और अराजक माना है। उन्होंने बोला कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें समाज में अराजकता का वातावरण और अविवेकपूर्ण थी। उन्होंने अचानक और हिंसक परिवर्तन का विरोध करा। उन्होंने बोला कि समाज में हमेशा अचानक और हिंसक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो परिवर्तन होना चाहिए वो अचानक नहीं बल्कि और दूसरे प्रकार से होना चाहिए। साथ ही साथ में परंपरा और ऐतिहासिक अनुभव को नष्ट करने की आलोचना की। साथ ही साथ में राजतंत्र और चर्च के उन्मूलन को भी गलत माना। इनका मानना था कि राजतंत्र और चर्च का उन्मूलन समाज के लिए गलत है। साथ में क्रांति से सामाजिक व्यवस्था के टूटने की आशंका भी जताई और साथ ही साथ में उन्होंने क्रांति को नैतिक पतन का कारण भी बताया कि बोला कि समाज में जो क्रांति होती है उससे समाज का नैतिक पतन होता है, मतलब समाज का नैतिक पतन होता है। साथ ही साथ में वर्ग ने सुधार के पक्ष में थे, क्रांति के नहीं, बल्कि वो कहता है कि समाज में जो बदलाव है वो क्रांति नहीं बल्कि सुधार के द्वारा ही समाज में बदलाव होना चाहिए। वर्ग सुधार के पक्ष को ज्यादा ही महत्वपूर्ण मानते थे, बल्कि उन्होंने क्रांति को बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं माना। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के एडम वर्क के विचार थे, क्योंकि एडम वर्क ने फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन करा और फ्रांसीसी क्रांति को उन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं माना। अब बात करते हैं नागरिकता पर एडम वर्क के विचार के बारे में। पहला, नागरिकता को उन्होंने केवल अधिकारों का समूह नहीं माना। उन्होंने बोला कि जो नागरिकता वो अधिकारों के समूह के द्वारा प्राप्त नहीं है, बल्कि नागरिकता में कर्तव्यों और नैतिक उत्तरदायित्व को शामिल किया। उन्होंने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नागरिकता के माध्यम से अपने कर्तव्य और नैतिक उत्तरदायित्व का समर्थन करना चाहिए। परंपरा और समाज से जुड़ाव को नागरिकता का आधार माना। साथ में व्यक्ति और समाज के संबंध को भी महत्वपूर्ण माना और व्यक्ति को समाज के मतलब जो नागरिक है उन्हें व्यक्ति और समाज के संबंध को महत्वपूर्ण माना कि हर व्यक्ति को समाज से अपना संबंध कायम रखना चाहिए। साथ ही साथ में नागरिक अधिकार धीरे धीरे विकसित होते हैं। और छठा पॉइंट जो बताया वो बताया उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की अमूर्तपूर्ण धारणा को का विरोध करा और ये बोला जो प्राकृतिक अधिकार है बल्कि उससे समाज में अराजकता उत्पन्न होती है और व्यक्ति को जो अधिकार दिए वो राज्य ने दिए, इसलिए प्राकृतिक अधिकार को बिल्कुल भी उन्होंने अमूर्त माना। साथ ही साथ में नागरिकता को ऐतिहासिक संस्था माना। उन्होंने बोला कि जो नागरिकता है वो ऐतिहासिक संस्था है, क्योंकि नागरिकों हितों के नहीं काम करती है। सामाजिक अनुशासन पर बल दिया इन्होंने कि समाज में हमेशा सामाजिक अनुशासन होना चाहिए। तो ये नागरिकता का पर एडम वर्क के विचार थे। मैं शॉर्ट तरीके से आपको ये समझा रहा हूं, तो इनकी हेडिंगों को देखकर आप पूरा अच्छे से कर लीजिएगा। अब लोकतंत्र में एडम वर्क के विचार क्या थे? वर्क जो थे वो सीमित लोकतंत्र के समर्थक थे। वो कहते थे कि लोकतंत्र होना चाहिए लेकिन एक सीमित तरीके से, जो शासक होना चाहिए उसको सीमित अधिकार होने चाहिए। साथ ही साथ भीड़ के शासन का विरोध कर इन्होंने बोला कि लोकतंत्र में जनता का शासन है लेकिन भीड़ का शासन नहीं होना चाहिए। यानी लोकतंत्र में जो अल्पसंख्यक लोकतंत्र में जो कुछ बहुसंख्यक वर्ग नहीं जो अपनी अपनी चलाते हैं और गरीबों का बिल्कुल शोषण करते हैं या उनके हित के लिए बिल्कुल काम नहीं करते, इसलिए इन्होंने बिल्कुल भी
उसके शासन को, भीड़ के शासन को बिल्कुल भी इन्होंने स्वीकार नहीं करा, बल्कि उनका विरोध करा। साथ ही साथ में वो कहते हैं बहुमत की निरंकुशता के से सावधान होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो हम बहुमत लेते हैं उस बहुमत को इसने निरंकुश बताया, इसलिए इसने बहुमत की निरंकुशता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, बल्कि ये बताया कि प्रत्येक नागरिक और समाज के लोगों को बहुमत की निरंकुशता से सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ में प्रतिनिधि लोकतंत्र को श्रेष्ठ माना। उन्होंने बोला कि मनुष्य अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं और प्रतिनिधि उनके विकास के कार्य करते हैं, इसलिए प्रतिनिधि शासन को जो एडम वर्क थे ना उसको वो सर्वश्रेष्ठ मानते थे। पांचवा है, निर्वाचित प्रतिनिधि को विवेकपूर्ण और निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी। उन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति निर्वाचित प्रतिनिधि है उसे विवेकपूर्ण तरीके से संपूर्ण निर्णय लेने की पूरी आजादी होनी चाहिए, उसको बिल्कुल भी रोक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ में जो एडम वर्क थे उन्होंने निर्वाचित संस्थाओं का निरंतरता को लोकतंत्र के लिए आवश्यक माना। उनके अनुसार संस्थाओं को निरंतर लोकतंत्र के लिए आवश्यक माना, क्योंकि लोकतंत्र जो होता है वो संस्थाओं के माध्यम से चलता है और संस्थाएं लोकतंत्र में नागरिकों के विकास के कार्य करती है, इसलिए इन्हें लोकतंत्र को माना और लोकतंत्र की जो आधारशिला है उससे संस्थाओं को उनने स्वीकार किया। कानून और परंपरा को लोकतंत्र का आधार माना और ये बोला कि कानून और परंपरा ही है जो लोकतंत्र को कायम रखती है। लोकतंत्र में जनता का शासन है, जनता कभी भी कोई गलती करती है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए कानून और परंपराएं होनी चाहिए, इसलिए कानून और परंपरा के आधार पर लोकतंत्र जरूरी है। इसलिए एडम वर्क ने कानून और परंपरा को लोकतंत्र का आधार माना। तो इस तरह से हमने ये एडम वर्क के विचार शॉर्ट में पढ़े थे, क्योंकि लॉन्ग के नहीं आपको हमारी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट करके मैंने आपको बताया ताकि आपका एग्जाम बहुत ही बेस्ट तरीके से जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य संपत्ति और दासता पर संत ऑगस्टिन के विचारों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। जी, राज्य संपत्ति और दासता ये तीन चीजें, उस पर संत ऑगस्टिन ने अपने क्या विचार दिए। जैसा कि संत ऑगस्टिन जो थे ईसाई राजनीतिक दर्शन के प्रमुख विचारक थे। उनकी प्रसिद्ध कृति सिटी ऑफ गॉड में राज्य संपत्ति और दासता पर उनके विचार मिलते हैं। यानी संत ऑगस्टिन ने अपने विचारों का विस्तृत वर्णन सिटी ऑफ द गॉड, उनकी जो कृति है उसमें किया। इनके अनुसार राजनीति को नैतिक और धार्मिक दृष्टि से देखना चाहिए, और जिस राजनीति में नैतिकता और धर्म का दृष्टिकोण नहीं होगा वो राजनीति अच्छी नहीं है। यानी ऑगस्टिन ने राजनीति को नैतिकता और धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उनके अनुसार सांसारिक संस्थाएं मानव पाप का परिणाम है, यानी संसार में जितनी भी संस्था बनी है और ये संसार में जो राज्य बना है वो केवल मानव के पाप के परिणाम हुआ है, और आदर्श जीवन ईश्वर के राज्य में संभव है। उनके विचार मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की आधारशिला मानते हैं। इस तरह से सेंट ऑगस्टिन के अनुसार सार्वभौमिक व्यवस्था उन व्यक्तियों का समुदाय है जो ईसाई चर्च द्वारा ईश्वरीय राज्य में भाग लेते हैं। अतः जो राज्य ईसाई नहीं है और ईसाई चर्च की सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं करते, उनमें सच्चे न्याय की स्फूर्ति असंभव है। इसी तरह इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से सेंट ऑगस्टिन ने अपने जीवन के अनुभव का सुंदर ढंग से वर्णन किया कि प्रारंभ में ये ईसाई नहीं थे बल्कि ईसाई धर्म के विरुद्ध थे, पर बाद में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया और अपने विचारों को धर्म के माध्यम से और नैतिकता के माध्यम से राजनीति को जोड़ने का प्रयास किया। अब बात करते हैं राज्य पर संत ऑगस्टिन के क्या विचार हैं। जैसा कि संत ऑगस्टिन ये मानते हैं कि राज्य जो है मानव पाप का परिणाम है। जो राज्य जो बनाए ना वो मनुष्य के पाप की वजह से बनाए, क्योंकि मनुष्य ने अपने सुख सुविधा, अपने स्वार्थ और अपने पाप की वजह से राज्य बनाया। यानी सीधा सीधा कहता संत ऑगस्टिन कि राज्य जो बना है ना वो मानव के पाप के परिणाम हुआ है, क्योंकि मनुष्य राज्य के अंदर रहकर और अपने पाप को बढ़ाता है, और राज्य जो बना वो पाप बना, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में शक्तिशाली वर्गों ने लोगों के अधिकारों को छीना। बस इस पाप से बचने के लिए लोगों ने राज्य का निर्माण किया। साथ ही साथ में यदि मनुष्य पापी ना होते तो राज्य की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कार्य किए, अब अपने हित और स्वार्थ के लिए अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने राज्य बना दिया। अब राज्य के माध्यम से वो और पाप को बढ़ा रहा है। इसलिए बोला कि मनुष्य अगर पापी नहीं है ना तो राज्य की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। अगर मनुष्य ने पाप करा है उसके पाप को रोकने के लिए राज्य बनाया, क्योंकि राज्य के अंदर रहकर व्यक्ति कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, दूसरा किसी के अधिकारों को छीन नहीं सकता। इसलिए राज्य की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मनुष्य ने पाप को बढ़ाया। अगर मनुष्य पाप नहीं बढ़ाता तो राज्य की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती और मनुष्य शांतिपूर्ण तरीके से प्राकृतिक अवस्था में अपना विकास करता रहता। साथ ही साथ में तीसरे पॉइंट की बात करी, राज्य का मुख्य उद्देश्य शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, क्योंकि संत ऑगस्टिन ने साफ बोला कि जो राज्य बनाए ना उसका मुख्य उद्देश्य हमेशा व्यक्ति की भलाई और विकास के कार्य करना है, यानी समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखना ही राज्य का मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही साथ में राज्य को जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है, कानून को तोड़ रहा है और गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसको उसके पाप की सजा देना भी राज्य का काम है। फोर्थ पॉइंट है, न्याय के बिना राज्य डाकू का समूह है। अगर आप न्याय नहीं करोगे तो ये राज्य जो है ना वो डाकू का समूह बन जाएगा। जिस तरह राज्य के अंदर डाकू घूमते रहते हैं ना, उन डाकुओं को
सबक सिखाने के लिए न्याय होना बहुत जरूरी है। संत ऑगस्टीन ने अपने राज्य के विचार पर सांसारिक राज्य अस्थायी और अपूर्ण है। इन्होंने बोला सांसारिक जो राज्य होता है ना वो अस्थायी अपूर्ण होता है। साथ ही साथ में वास्तविक आदर्श राज्य ईश्वर का राज्य। इन्होंने बोला कि ऐसा आदर्श राज्य जो वास्तविक आदर्श राज्य होता है ना वो ईश्वर का राज्य होता है। मनुष्य ईश्वर के राज्य में रहकर ईश्वर की भक्ति करता है और अपने पापों को छोड़कर एक वास्तविक आदर्श राज्य की स्थापना करता है। इसलिए संत ऑगस्टीन ने अपने संपूर्ण विचार व्यक्ति को एक ईश्वरीय राज्य के रूप में उन्होंने बोला जो राज्य बनाए वो ईश्वरीय राज्य। और सातवां शासक को ईश्वरीय नैतिकता का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ में राज्य को धर्म के अधीन रहना चाहिए और प्रत्येक राज्य को जो भी काम करने हैं वो धर्म के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि संत ऑगस्टीन जो थे वो एक ईसाई थे, इसलिए ईसाई धर्म के नियमों को इन्होंने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना और ये बोला कि राज्य को जो भी काम करना चाहिए वो धर्म के आधार पर करना चाहिए और धर्म के नियमों के अनुसार ही सारे फैसले और व्यक्तियों को चलाना चाहिए। तो इस तरह से संत ऑगस्टीन ने जो राज्य पर अपने विचार दिया। बात करते हैं संपत्ति पर संत ऑगस्टीन के विचार कहते हैं संपत्ति के ऊपर क्या बोलते हैं ये, क्योंकि जैसा कि संत ऑगस्टीन जो थे वो एक धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत बड़े संत भी थे कह सकते हैं और विद्वान थे। इन्होंने निजी संपत्ति को मानव पाप के कारण उत्पन्न हुई। ये बोला है कि मनुष्य ने अपने पाप को बढ़ाया, यानी मानव पाप की वजह से लोगों ने अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाया, क्योंकि निजी संपत्ति ने हमेशा निजी संपत्ति का उदय मानव पाप के कारण हुआ है। दूसरा बताया संपत्ति को उन्होंने आवश्यक बुराई माना। इन्होंने बोला कि समाज में जो संपत्ति है ना ये पाप को बढ़ाती है, ये बहुत बुराई है। समाज में अराजकता का कारण ही संपत्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति संपत्ति अर्जित करता है उससे छीनने के लिए दूसरा व्यक्ति पाप और गलत रास्ते को अपनाता है। साथ ही साथ में संपत्ति का उपयोग नैतिक होना चाहिए। अगर संपत्ति है भी तो उसका उपयोग समाज में पाप को बढ़ाने के लिए नहीं, अराजकता को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि संपत्ति का उपयोग समाज के उद्धार और धर्म के उद्धार के लिए होना चाहिए। संपत्ति को मनुष्य के समाज के उत्थान के लिए और धर्म के उत्थान के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। निर्धनों की सहायता करना नैतिक कर्तव्य। और संत ऑगस्टीन ने बोला कि संपत्ति के माध्यम से हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ऐसी संपत्ति जो शोषण को बढ़ाए, जो गरीबों के काम ना आए, वो संपत्ति बिल्कुल ही निरर्थक है, बेकार है। तो इसलिए संपत्ति को निर्धनों की सहायता करने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए और अपने नैतिक कर्तव्यों को बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ में संपत्ति पर अहंकार पाप है। बहुत से ये कहते हैं कि जो व्यक्ति संपत्ति कमाता है और उनमें अहंकार जो आ जाता है वो बहुत बड़ा पाप है, इसलिए संपत्ति पर अहंकार पाप को स्वीकार करते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। छठा है भौतिक संपत्ति अस्थायी है, इसलिए भौतिक संपत्ति को बिल्कुल वो स्थिर नहीं मानते, क्योंकि आज संपत्ति है कल नहीं है। भौतिक संपत्ति जो होती है वो बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होती है। सातवां आध्यात्मिक संपत्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। वो कहते हैं जितनी भी आध्यात्मिक संपत्ति वो सर्वश्रेष्ठ है। जो संपत्ति धर्म के आधार पर कमाई जाती है और वो धर्म के लिए कमाई जाती है, जैसे कि आप कहते हैं चंदा वंदा जो आता है और बहुत से चंदा वंदा लेकर और जो धर्म के आधार पर पैसा लेते हैं या कोई डोनेशन करते हैं, डोनेट करते हैं, और जो धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो संपत्ति इस्तेमाल, जैसे कोई निजी व्यक्ति है उसके पास अपनी निजी संपत्ति और संपत्ति का वो अपने धर्म का प्रयोग करने के लिए बड़े बड़े चर्चों की स्थापना करना है, धर्म प्रचार में पैसा खर्च करना है, तो उस संपत्ति को उसने सबसे श्रेष्ठ माना और ये कहा कि हर व्यक्ति को आध्यात्मिक संपत्ति पर यानी आध्यात्मिक कार्यों पर खर्च करना चाहिए। तो इस तरह से संत ऑगस्टीन के जो थे वो संपत्ति पर विचार थे। तो हमने ये क्वेश्चनों पर बात करी। इन जो टॉप क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।